Hello students, today I am going to start a new chapter of History Class 11 Chapter 3 An Empire Across Three Continents Part 10th। तो ये है NCERT का पेज नंबर 70 में सोशल हायरार्कीज टॉपिक, जिसको हम कह सकते हैं सामाजिक श्रेणियाँ। तो इसमें लिखा है लेट अस स्टैंड बैक फ्रॉम द डिटेल नाउ एंड ट्राई एंड गेट अ सेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द एम्पायर। तो आइए अब हम और अधिक इस बारे में जानें और इसका सामाजिक संचालनाएं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तो टैकिटस डिस्क्राइब द लीडिंग सोशल ग्रुप ऑफ द अर्ली एम्पायर एज सैनिटर्स। तो यहाँ हम सैनिटर्स के बारे में जानेंगे। ये एक समूह था लोगों का जिनको सैनिटर बोला जाता था। दैट मीन्स पैट्रियस या फादर। इसका मतलब था पैट्रेस या फादर, पिता। तो ये क्या करते थे इस समय कि लीडिंग मेंबर्स ऑफ द इक्विलिस्ट्रल क्लास, द रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल, दोज अटैच टू द ग्रेट हाउसेस, द अनकेप्ट लोअर क्लास प्लेब्सोरिडिया। तो ये एक तरीके का वर्ग था और ये प्रमुख सदस्य थे और जनता इनका सम्मान करती थी और इनका संबंध महान घरों से था सैनिटर्स का। जैसे कि हम कह सकते हैं एक प्लेब्सोरिडिया, ये एक जगह का नाम है, या एक सर्कस या थिएटर या तमाशा देखने वाली जगह, जिसको हम कह सकते हैं थियोटिकल डिस्प्ले, या स्लेव को देखने के लिए, जहाँ पर स्लेव एक दूसरे को मारते थे और बाकी मनोरंजन होता था लोगों का। In the early 3rd century, when the Senate numbered roughly 1000, तो जब यहाँ पर तीसरी शताब्दी में सेनेट सदस्यों की लगभग संख्या हो गई थी 1000, तो still came the Italian families that took the late empire which start the region of Coastline। तो यह एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि साम्राज्य में एक पर्वतीय काल था जो चौथी शताब्दी में एक सेनुस्ट्रोलाइन वन अर्ली पार्ट ऑफ 4th century एक नया शासक काल आया। The first two group mentioned by Tacitus, the senators and the equites, had merged into a uniformed and expanded autocracy। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि टेनिस द्वारा उल्लेख पहले दो समूह सैनिटर और नाइट या अश्वरोही एक तरफ एक ऑटोक्रेसी एम्पायर बन चुका था और इसके कुल परिवार में कम से कम आधे परिवार अफ्रीका अथवा पूर्वी मूल के थे। तो the late Roman autocracy was enormously wealthy in many ways, less powerful than the purely military entities who take almost entirely a non-autocratic democratic background। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो पर्वतीय रोमन थे, जो पर्वतीय इलाके से आए थे, ये एक तरीके के सैनिक प्रतिबंध के थे, शक्तिशाली थे और अधिकतर अभिजात वर्गों के थे। मतलब अलग अलग तरीके के लोग थे, बहुत ही मिडिल क्लास के थे, कुछ नौकरशाही लोग थे कि जो अंडर किसी के काम करते थे, कोई सेना के सेवी से जुड़े हुए थे। तो ऐसे अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर कंसिडरेबली इस सोसाइटी में आना और जुड़ना इन्होंने स्टार्ट किया था। In the bureaucracy and army, but also the most prosperous merchant and farmers of provinces। तो हम ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे और सरकारी सेवाएं तो आई, बहुत अच्छे फार्मर्स भी आए जिन्होंने अपनी यहाँ पर सेवाएं दी और इम्प्रूव किया। Now it was chiefly the government service and dependence on the state of the sustain many of these families। Below are the vast mass of lower collectively humiliarized, जिसको हम लोअर के नाम से जानते हैं, and they comprise a rural labor force in many were permanently employed as a large state worker, industrial mining establishment, migrant workers।
तो अब हम ये जान सकते हैं कि बहुत से लोग आए, मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता के ही माध्यम से ये लोग आए, और नीचे भारी संख्या में ये वर्ग जुड़ते गए, और इसको हम एक तरीके से ह्यूमलेरियस या लोअर डाउन वर्कर्स के नाम से जान सकते हैं। इनमें एक तरीके के रूरल फोर्स वर्कर या हम कह सकते ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, और बहुत से बड़े बड़े लोगों के यहाँ जो काम करने वाले वर्कर थे, तो बहुत से लेबर वर्कर वहाँ के थे जो कि अनाज की ग्रेन मीन्स अनाज, और ऑलिव हार्वेस्ट मतलब जैतून की फसल। ऑलिव का मैंने ऑलरेडी बताया था, बेर जैसे ग्रीन कलर के होते, ऑलिव ऑयल जिसका आप लोग नाम जानते हो। फॉर द बिल्डिंग इंडस्ट्री, इसका निर्माण के लिए ये श्रमिक लोग आने लगे थे या स्लेव्स आने लगे थे। And the self-employed artisan who it was said were better fed than wage laborers। तो हम ये भी जान सकते हैं कि जो भी ये शिल्पकार जो बताया जाता है कि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे, और बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक विशेष रूप से बड़े शहरों में, और विस्तृत हजारों गुलाम जो विशेष रूप से पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। तो ये हम देख सकते हैं कि वन राइटर ऑफ द अर्ली 5th सेंचुरी द हिस्टोरियन ऑर्पिडस, तो ये ऑर्पिडस नाम है एक इतिहासकार का जिसने कि लिखा है हिस्ट्री में। ही वॉज ऑल्सो एम्बेसडर, ये एक राजदूत भी थे। ही टेल अस दैट द ऑटोक्रेसी बेस्ड ऑन द सिटी ऑफ रोम ड्रू एनुअल इनकम ऑफ 4000 इलिप्स ऑफ गोल्ड। तो उन्होंने लिखा कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं के वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इससे यह उपज शामिल नहीं था जिसका उपभोग भी सीधे वह कर लेते थे। तो ये मानो कि कितने अमीर थे उस समय रोम एम्पायर के लोग, और रोमन्स की इतनी तो उनकी बेसिक सैलरी थी उस समय। तो कितना ज़्यादा रोम उस समय फ्लोरिश्ड हो रहा था, या नहीं तो सिटी के क्षेत्र में, या मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्शन में, आर्किटेक्ट में, बिल्डिंग में बहुत बड़ा एम्पायर उस समय आ चुका था। अब इसके आगे हम देखते कि कैसे इसको इसके राज्य में आगे वर्क डाउन होने लगा था। ये पेज नंबर 71 है स्टार्टिंग का आपकी बुक का। फ्रॉम देयर स्टेट नॉट काउंटिंग द प्रोड्यूस they consume directly. The monetary system of the late empire broke with the silver-based currency of the first 3 centuries because of the Spanish silver mines were exhausted and government ran out of sufficient stocks of the metal to support a stable coinage in silver. Constantine founded a new monetary system of gold, and there were vast amount of this in a circulation throughout late antiquity. तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि पर्वतीय साम्राज्य में प्रथम 3 शब्दायों या चांदी आधारित मिलती थी मुद्राएं, और यह बहुत ज़्यादा संपन्न हो गई थी, समाप्त होने वाली थी सिल्वर बेस्ड करेंसीज। तो स्पेनिश सिल्वर माइंस भी ख़त्म होने लगी क्योंकि पूरी तो चांदी इन लोगों ने निकाल ली थी। तो गवर्नमेंट के पास अब स्टॉक ही नहीं बचा था चांदी का, क्योंकि जितनी चांदी आती तो उतनी लोगों को सैलरी में बांट देते थे, तो ऐसे सब अमीर होते गए। अब चांदी की कमी पड़ गई, तो कॉस्टिनेन फाउंडेड अ न्यू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ गोल्ड, and there was a vast amount of this circulation in late antiquity। तो कॉस्टमाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली या स्थायी जो भी उधर पर पुराने काल में मुद्राएं थीं तो उनका प्रचलन स्टार्ट कर दिया था। तो द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी, रोम साम्राज्य में परवर्ती काल में ये एक तरीके का हायर मिडिल क्लास का एक नौकरशाही उच्च स्तर मध्य स्तर आया। जैसे कि हमने हमेशा हिस्ट्री में पढ़ा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसी अब हो गया था अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, जिसमें हो गए स्लेव।
तो ये एक तरीके के ग्रुप थे जो बल्क में सैलरी इन गोल्ड और इन्वेस्ट कर रहे थे बाइंग अप एसेट्स लाइक लैंड में। और ये करप्शन से भी डील कर रहे थे। इनका जुडिशियल सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था। तो हम ये भी मान सकते हैं कि वेतन सोने के रूप में मिलता था यहाँ पर, और अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन जैसी खरीदने लेने में ये लोग उपयोग कर देते। साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। न्याय प्रणाली बिल्कुल एक ही तरफा थी। तो जो अपराधी करते भी थे उच्च अधिकारी लोग, तो उनका कुछ नहीं होता था। तो उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट लालच और लोगों को टॉर्चर करने में ही लगे रहते थे। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बराबर हस्तक्षेप तो किया था, और इसका इस संधि का पता भी चलता है यहाँ पर। ये जो लिखा हुआ है हिस्टोरियंस ने, मेंबर्स ने, कि एक क्रिटिसिज्म है रिमार्केबल फीचर रोम का, या हम जान सकते हैं ये एक ट्रेडिशनल ब्रेकडाउन था रोम का, कि एक लॉ तो एक्टिवली दैट इज the 4th century it was possible for the powerful bishops like Ambrose to conflict equally power emperors when they were excessively harshly on represent handling their civilian population। तो एक तो सरकारी, एक तरीके से सिविल राइट्स तो थी यहाँ पर, और रोमन राज्य में तानाशाही बहुत चल रही थी कि हाई क्लास की सुनाई होती थी और लो क्लास के लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो इसकी काफ़ी आलोचना भी करी गई, और इसके विरोध में भी लोग बहुत थे। पर चौथी शताब्दी में, फोर्थ में, रोमन का कानून एक परंपरा में बना, जस्टिफाइड हुआ, और जो सम्राट जो बहुत ज़्यादा लोगों को लूटते थे उन पर अंकुश लगाया गया, रोका गया। सम्राट लोगों की मनमानी अब नहीं कर सकते थे लोगों के ऊपर। तो नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए कानून स्टार्ट हुआ, जो हमें यहाँ पर आर्कियोलॉजी में मिलता है। इसलिए चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशप के लिए ये संभव हो पाए कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो ये बिशप भी उतना ही अधिक शक्ति था और उनका मुकाबला कर सकता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हाउ रोमन एम्पायर कैरिड आउट देयर वर्क। अब इसके बाद है एक टॉपिक लेट एंटिक्विटी। ये भी पेज नंबर 71 में ही आपकी बुक में है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।